जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की पॉलिटी बिहार SCRT उसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप उस पर जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम देखते हैं और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, तब इस क्लास का लाभ उठा सकेंगे। चलिए हम देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? ये 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में आया था। इसमें क्या क्या आ गया था? तो 6 से 14 वर्ष के लड़के एवं लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया सकता। मतलब जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के लड़के एवं लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा, इसमें कहा गया था। फिर इसमें कहा गया कि प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल होना आवश्यक है। मतलब 3 किलोमीटर के दायरे में क्या होना चाहिए? कक्षा 8 तक ले पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल होना आवश्यक, इसमें कहा गया था। और इसमें और क्या कहा गया था कि कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1। मतलब छात्र 30 होंगे और एक शिक्षक उस पर हो जाएगा। ठीक, 30:1 होना चाहिए था। फिर पढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में गई थी। कौन किए थे? तो डॉक्टर एम ह्यूम किए थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। और इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। तो फिर देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर देखेंगे कि चंपारण विद्रोह जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था बिहार में, कब हुआ था? 1917 ईस्वी में किया गया था। ये महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था बिहार में, पूरा भारत भर में। और ये नील विद्रोह के लिए किया गया था, चंपारण विद्रोह। यहाँ पर 3 कटिया प्राप्त थी, यानी 3/20 भाग के लिए, इसलिए 3 कटिया प्राप्त, 20 भाग में मतलब 3/20 भाग इसमें एक अनुपात किया जाता था। फिर पढ़ेंगे हम लोग 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों को अपना संविधान खुद बनाने का स्पष्ट मांग रखी। कब? 1920 ईस्वी में। फिर पढ़ेंगे 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। फिर पढ़ेंगे 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया कि संविधान के प्रस्ताव इसमें पेश किया गया। फिर दिसंबर 1946 में क्या हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ था। फिर पढ़ेंगे हम लोग जिसमें संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। ये बिहार के थे। और उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ये कहाँ थे? ये भी बिहार के थे। और अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिंह थे। फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान लिखने के वाली सभा में 299 सदस्य थे। और उसकी प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने अपने भारत के संविधान का लिखा। कितने दिन में? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखे थे। फिर पढ़ेंगे हम लोग संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा के जिन्होंने संविधान लिखने का कार्य किया। फिर पढ़ेंगे भारतीय संविधान को 9 जनवरी 1946 को संविधान बनने का कार्य शुरू हुआ। कब किया गया था? 9 जनवरी 1946 को संविधान बनने का कार्य शुरू हुआ। और 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन लगा था। और कब स्टार्ट हुआ था ये? तो 9 जनवरी 1946 को शुरू हुआ था। फिर पढ़ेंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हो गया। कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा लिखकर तैयार हो गया। फिर 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू किया गया। कब किया गया था? संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 2050 को संविधान लागू किया गया। फिर पढ़ेंगे भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कितने? 8। इनमें कौन कौन है? तो हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और यहूदी है। हमारे देश में यह कानून है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक वोट डालने का अधिकार है। ये 18 वर्ष हो या न्यूनतम 18 हो, उससे अधिक हो तो उनको वोट डालने का अधिकार है। फिर देखेंगे नेक्स्ट मौलिक अधिकार। भारत के तीसरे भाग 3 में मौलिक अधिकार है। 1235 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 1235 में कितना है? मौलिक अधिकार है। और भाग 3 में है। इसमें कहा गया है कि इन्हें
मौलिक अधिकार को कितने भाग में बांट सकते हैं? तो 6 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? तो ये समता का अधिकार पहला, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन कौन है? तो समता का अधिकार, फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि समता का अधिकार है, इसको इसमें कौन सा अनुच्छेद है यहाँ तो 14 से 18। समता का अधिकार अनुच्छेद कितना है? तो 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 19 से 22 तक। कहाँ से है? 19 से 22 तक है। फिर देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यहाँ ये एक इसका अनुच्छेद क्या है? तो 23 एवं 24। 23 एवं 24 में कौन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और फिर पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ है? तो 25 से 28 तक है। फिर पढ़ेंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कहाँ से है? तो ये अनुच्छेद 29 में है। कौन अनुच्छेद 29 में क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार का किसमें है? तो अनुच्छेद 32 में है। इसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा है। किसने? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। फिर पढ़ेंगे हम लोग अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अल्पसंख्यकों को बांटते हैं। किस पे बांटते हैं? तो धर्म के आधार पर बांटते हैं या भाषा के आधार पर बांटते हैं। देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्ष को सन 1976 में संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की व्यवस्था में शामिल किया गया था। किसको? धर्मनिरपेक्षता को। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कितने अंग हैं? तो 3 अंग है। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों मिलकर ही क्या बनती है? तो संसद बनती है। क्या बनती है? संसद बनती है। अब उसके बाद सबसे पढ़ेंगे हम लोग लोकसभा। ये भारतीय सदन के भारत संसद में कितने सदन? 2 सदन है। कितने सदन है? तो 2 सदन है। फिर पढ़ेंगे इसमें से ये लोकसभा है क्या राज्यसभा है? संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। नाम के अनुसार यहाँ बैठने वाले प्रतिनिधि यानी लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत व राज्य विधानमंडल की तरह लोकसभा के लिए हर 5 साल पर चुनाव किया जाता है। कि हर 5 साल पर चुनाव करवाया जाता है लोकसभा का। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। इस समय लोकसभा कितने 543 निर्वाचन क्षेत्र है और लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन का समुदाय के 2 सदस्य भी नियमित किए जा सकते हैं। अब वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया। फिर चुने जाने के बाद अब उम्मीदवार संसद सदस्य यानी सांसद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। इन सांसदों के मिलाकर लोकसभा बनती है। लोकसभा के सदस्य अपने में क्या है? एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। कहाँ के? तो बिहार की हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग राज्यसभा। ये भारतीय संसद के उच्च सदन है। कौन? राज्यसभा। यह राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कि कहता है अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। और राज्यसभा में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य के लोग विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा के प्रत्येक एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। फिर पढ़ेंगे राष्ट्रपति। यह संसद का तीसरा अंग है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति और औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। फिर पढ़ेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष है। तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। फिर पढ़ेंगे भारत में ये कहाँ की है द्रौपदी मुर्मू? तो ये आपकी केयोंझर उड़ीसा की है। और ये इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और भारत में किसी भी दल को सरकार या राष्ट्रपति को बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। कितने? 543 में से 272 सीटों की आवश्यकता होती है मिनिमम। फिर पढ़ेंगे यदि किसी दल को बहुमत की जरूरत 272 सीट न मिल पाए तो एक से अधिक दल मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। इसका कहते हैं, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना
मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। फिर पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति। फिर पढ़ेंगे भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान है। फिर पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम करता है। किसका काम करता है? प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति के बीच में सेतु काम करता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? बीजेपी पार्टी के हैं। फिर पढ़ेंगे प्रश्नकाल क्या होता है। तो 12 से 1 बजे तक काल होता है प्रश्नकाल, और संसदीय कार्रवाई जो होती है प्रत्येक दिन प्रश्नकाल से शुरू होता है। फिर पढ़ेंगे अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। यदि संसद को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो संसद में क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर पढ़ेंगे ये तो पढ़ गए हम लोग 18 वर्ष वाला। फिर अनुच्छेद 45 में क्या है? तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में। फिर पढ़ेंगे बिहार राज्य में 1982 में क्या बिहार प्रेस बिल के नाम से कानून पारित किया गया था। कब? 1982 में। फिर पढ़ेंगे इरोम शर्मिला कौन था? मणिपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता कौन? इरोम शर्मिला। फिर संपूर्ण क्रांति कब से बनती है? तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें जो बिहार के नेतृत्व किया कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। फिर दे अधीनस्थ अदालतों का अन्य नाम क्या है? तो ट्रायल कोर्ट नाम है, जिला न्यायालय कह सकते हैं, इसको अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कह सकते हैं, या सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, या सिविल जज न्यायालय कह सकते हैं। अधीनस्थ अदालतों का अन्य नाम है। फिर पढ़ेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई एवं चेन्नई में की गई थी। ये तीनों क्या थे? प्रेसिडेंसी शहर थे। फिर पढ़ेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 ईस्वी में। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 ईस्वी में। 3 फरवरी 1916 में की गई। 3 फरवरी 1916 में। ये अभी वर्तमान में पटना मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विनोद चंद्रन है। कौन है? विनोद चंद्रन। और दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है चंद्रचूड़। फिर पढ़ेंगे आज देश भर में कुल कितना उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। जैसे पंजाब और हरियाणा का साक्ष्य साझा न्यायालय को जो चंडीगढ़ में स्थित है, और उत्तरी पूर्वी 7 राज्य का गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पड़ता है। फिर पढ़ेंगे विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 में प्रभावी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में इसका मुख्य न्यायाधीश अभय चंद्र चूड़ है। हम लोग पर देख लिए इसको। फिर पढ़ेंगे हम लोग FIR क्या होता है। मैंने FIR क्या होता है? तो ये होता है आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है FIR का फुल फॉर्म। फिर पर नए मंत्रालय कौन है? तो सहकारिता मंत्रालय, इसका अध्यक्ष कौन है? अमित शाह हैं। फिर पढ़ेंगे पैक्स पैक्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। फिर पर नरेगा आया था कब? ये 2005 में आया था, और इसको फिर मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें क्या कहता है? मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। फिर पढ़ेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, और किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें की दी जाती है। क्या कहता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे बफर स्टॉक क्या होता है? तब खरीदे हुए अनाज को MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं, उसका होता है बफर स्टॉक होता है। बिहार में वर्तमान में कुल कितने राशन की दुकानें जन वितरण प्रणाली है? तो 52,853 है। कितने हैं? 52,853 है। फिर पढ़ेंगे सरकार की ओर से BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं परिवारों के लिए अनुदानित दर पर 35 kg प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न का आवंटन होता है, और राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है। पूरा एक क्लास खत्म हो गई। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।